सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया। चैलेंज करने वाले जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान शामिल हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डायरी ब्रांच ने दरख्वास्त वसूल करने से इनकार करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। जजेस को वफाकी आईनी अदालत से रुजू करना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये है कि ये दरख्वास्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कमी के ख़िलाफ़ है, तो ये जजेस इस अदालत से कैसे रुजू करें जिसके ख़िलाफ़ वो दरख्वास्त दायर कर रहे हैं या जिसकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से वो बात करना चाह रहे हैं। इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में भी इस तरमीम को चैलेंज किया। जुमलात बन रहे हैं, इसके बाद किस जानिब सिचुएशन जा रही है, इस पर कानूनी नुक्ता नज़र भी जानेंगे और उनके साथ साथ एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट पॉलिटिकली भी वो बताएंगे कि क्या मामला चल रहे हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किए। उनके साथ बैरिस्टर हारिस अजमत साहब ने, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, आपसे मैं पहले जानना चाहूँगी कि जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे, अब तो ये जो प्ली दायर की गई है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस की जानिब से, अब 4 जजेस का जाना और फिर उनको ये कहा जाना कि जी अप्रोच आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को करें, ये कितना, ये सूरत हाल को किस जानिब लेके जा रहा है? कल तक हम कह रहे थे कि शायद इस्तीफ़े अब वो साइलेंस मोड पे चले गए हैं। अब आप समझते हैं कि इसके बाद जब उनको लगेगा कि दरवाजे बंद हो रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं उस तरह के मामलात नहीं बन रहे, उनको सुना नहीं जा रहा उनकी कंसर्न्स को, तो मज़ीद इस्तीफ़े भी आ रहे हैं या कुछ तहरीक वाला मामलात भी चलेंगे? अब देखिए, हम ना 2 चीज़ें बुनियादी तौर पे हुई हैं। एक तो आपने जो जिक्र किया कि 27वीं आईनी तरमीम को जिस तरह 4 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने चैलेंज किया था और उन्होंने एतराज़ लगा के वापस कर दिया, और ये भी आप सही कह रही हैं, ये साबिक चीफ जस्टिस जिनके ऊपर पिछले साल आपको 2 साल पहले जुर्माना भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वापस ले लिया गया था कि आपने हमारा वक्त ज़ाया किया किसी और इशू के ऊपर। अब देखना ये कि एक तरफ तो सिंध हाई कोर्ट में भी हम ना 2 जो है ना पटिशन्स दायर की गई हैं और वो वहाँ पे नोटिस कर दिए गए हैं। 2 जो अपीलें आई हैं वहाँ पे इनके ख़िलाफ़ 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, और वहाँ पे तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। उन्होंने जिस तरह नोटिस किया है, इसका मतलब वहाँ पे तो उन्होंने एक किस्म का एक्सेप्ट कर लिया। वहाँ पे आर्गूमेंट देने पड़ेंगे कि वहाँ कहा गया कि ये तो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। अब दूसरी बात यह कि जो इस्लामाबाद के जजेस हैं हमने जो इन्होंने ये लाइन जो रूट पकड़ा था ना, उसमें अभी देखें सूरत हाल जो इतलात हैं, जो ख़बर है वो ये है कि ये फ़ैसला किया गया था कि ये 6 जज भी किसी स्टेज पे इस्तीफ़ा दे देंगे। 2 जज तो सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने, आपने देखा मंसूर अली शाह ने, असर मिल्ला ने दिया हुआ, उसके बाद से खामोशी होगी। वो भी आपको बताता हूँ असल कहानी। वहाँ पर जो फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, मीटिंग बुलाई गई थी, वहाँ पर क्या हुआ था देखिए। हमने अब सूरत हाल है कि इन्होंने सारे ऑप्शन वे किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी सोचा कि जी हम इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन मसला यहाँ पे एक बड़ा आ गया कि कोई भी, शायद एक मोहसिन अख्तर कियानी के अलावा जिनके 5 साल हो चुके हैं, बाकियों की 5 साल से अभी सर्विस कम है। नतीजतन ये है कि अगर आमना वो रिज़ाइन करते हैं ना तो फिर उनकी पेंशन और दूसरी मराद जो उनको नहीं मिलेंगी। तो यार सोचने वाली बात है, वो ऐसा क्यों करेंगे? तो फॉर द टाइम बिंग इतला ये है कि वो खामोश हो गए हैं कि जी किसी और अच्छे वक्त का इंतज़ार करते हैं, इस्तीफ़ा देना चाहिए नहीं देना चाहिए। वो साथ ये भी देख रहे हैं कि ये जो वकला की तहरीक है ये चलेगी नहीं चलेगी। अभी तक तो सब को मायूसी हुई है कि जी अभी तक तो कोई बात नहीं बनी, तो लिहाजा अभी तो फ़िलहाल ये मामला इनकी तरफ से रुक गया। दूसरी बात ये हमने कि जो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई थी याहिया अफरीदी की तरफ से, वैसे तो 23 मेंबर हैं, लेकिन आपने देखा कि 13 लोगों ने शिरकत की थी। बाकी आपने 2 जज हाज़िर नहीं थे, कुछ 4 जज जो हैं वो चले गए उधर अपना आईनी कोर्ट में। तो ये वहाँ पे बड़ी बहस हुई थी। यही खबर ये है कि जब बहस हुई थी तो सब ने कहा कि जी हमें इस्तीफ़ा, कुछ ने कहा इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो याहिया अफरीदी साहब ने उनको ये कहा कि जी ठीक है, अगर आप तैयार है तो मैं भी इस्तीफ़ा देता हूँ, आएँ सारे इस्तीफ़ा दे के चले जाते हैं घर। इस पे फिर कहा जाता है कि खामोशी हो गई है, सन्नाटा तारी हो गया कि ये क्या कह दिया उन्होंने। तो नतीजतन ये मामला भी फ़िलहाल रुक गया है, पोस्टपोन हो गया, या उन्होंने सोचा कि इसको रोक दिया जाए, इस पर बात ही ना की जाए। देखिए, हमने सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ बदल रही है, इंटरनली भी अंदर अजीब मामलात हो रहे हैं। आज की एक और बड़ी खबर भी है, सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर
गौर एक केस में पेश हुआ, आईनी केस। वो ये जो आपकी रेलवे की ज़मीनें हैं ना, वो जो उनको लीज़ किया जाता है, कुछ लोगों ने कब्ज़ा किया है, उन कंपनियों की तरफ से जिन वो पेश हुए हैं लीज़, जिन्होंने की कंपनियों की हुई थी, जिनको वो कैंसिल कर रहा है रेलवे, तो वो बैरिस्टर गौर उनकी तरफ से पेश हुए। तो पार्टी के अंदर इख्तलाफात वहाँ पे हुए। वहाँ पे भी जो है ना हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं जो कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि भाई आपका आईनी कोर्ट में पेश हो जाना इस बात की बड़ी दलील है कि आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। वैसे तो आप पीटीआई के चेयरमैन हैं, आपको तो वहाँ जाना नहीं चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, आपने क्यों केस लिया? तो वहाँ पे सुनने खासी एम्बैरेसमेंट उनके लिए और बाकी लोगों ने भी सोचा कि अब मामला किधर जाएगा। तो जनरली तो आमना सूरत हाल जिस तेज़ी के साथ जा रही है, पार्टी के अंदर जो बातें हो रही हैं, और कुछ और लोगों का भी ख्याल है कि ये शायद टाइमिंग ये नहीं है, सर्दी आ गई, लोग पहले नहीं निकले, अब किस तरह निकलेंगे? और लोग एक बात को जो है ना वो तमाम तर इख्तलाफात के या क्रिटिसिज्म हुकूमत के ख़िलाफ़ वो कहते हैं कि जी एक पार्लियामान एक जो है एक सुपीरियर एक अदारा है, इंडिपेंडेंट अदारा है, वहाँ पे अमेंडमेंट्स आती हैं, उनको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। 2/3 से मेजॉरिटी से किया गया, उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। फॉर द टाइम बिंग वो कहते हैं कि मामला sukoon.com है। जी बिल्कुल ठीक। हारिस साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। दो सवालात, एक तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जाने का कहा गया, अप्रोच करने का, लेकिन उससे पहले चूँकि हम देख रहे हैं कि जो पिटिशनर्स हैं दे इन्वोक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 184(3), लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आर्टिकल 184(3) इसको हज़फ कर दिया गया है। सो अगर इसको आइन से हज़फ कर लिया गया, ओमिट कर लिया गया, तो उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट के जो फंडामेंटल राइट्स के लिए इन्फोर्स करने का जो जुरिस्डिक्शन थी या इख्तियार था वो भी साथ ही ख़त्म हो जाता है? इस पर ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा। जी देखें, ये बार्स की, वकला की बड़ी और इवन के लिटिगेंट्स की बड़ी देर से ये डिमांड थी कि सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट होता है कंट्री का, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। एक के पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन हो, जो रूटीन में आपके क्रिमिनल केसेस आते हैं, सिविल केसेस आते हैं, वो सुने जाएं। दूसरा एक स्पेशलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जो रिट जुरिस्डिक्शंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को सुने। जो सुप्रीम हमारा जो एक 27वीं तरमीम से पहले 26वीं तरमीम तक आइन था, उसमें दो आर्टिकल्स थे। एक आर्टिकल 184 था जिसके अंदर डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते थे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए, और एक आर्टिकल 185 था। तो जो आर्टिकल 185 की सारी पावर्स हैं वो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। जो पावर्स आर्टिकल 184 स्पेशली 3 की थी, जिसके अंदर ये जजेस ने, ऑनरेबल जजेस ने पिटिशन फाइल किया, ये अब आइन का हिस्सा नहीं है। हेंस जो मेरी नज़र में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस है, उन्होंने राइटली ये रिटर्न कर दिया है या रिफ्यूज कर दिया है टू एंटरटेन दिस पिटिशन, बिकॉज दैट पिटिशन लैक्स जुरिस्डिक्शन। ये हमारे कानून का बेसिक मामला है कि अगर वो एक स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन ही ना हो किसी अदालत के पास, वो प्रोविजन ही ना हो, तो उसके अंदर वो पिटिशन नहीं लाई जा सकती। सो अब तमाम आईनी मामलों के लिए, चाहे आपने आइन को चैलेंज भी करना है, जो पिटिशन फाइल होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं हो सकती। लेकिन मसला यहाँ पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से ही तो आ रहा है कि उसके क़याम पर सवालात उठ रहे हैं और जुरिस्डिक्शन पे सवालात उठ रहे हैं। तो सो ये जजेस फिर कौन सा प्लेटफॉर्म, या वो लिटिगेंट्स जो इन जजेस फ्रेटर्निटी से या वकला फ्रेटर्निटी से ताल्लुक नहीं रखते, वो कहाँ पर अपनी प्ली लेकर जाएं? कौन सा दरवाजा आपने, मैडम अगर आपको याद होगा 26वीं तरमीम की जब चैलेंज आया तो उसके ऊपर बहुत सी हियरिंग हुई जो लाइव टेलीकास्ट हुई। उसके अंदर जो बेंच बना हुआ था, अब जिस तरह अदालत बन गई है, 26वीं तरमीम तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता था जो केस सुनता था सुप्रीम कोर्ट का ही, तो कहा जा रहा था जी फुल कोर्ट बनाए, सब जजेस सुने, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं सुनेगा। बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक सवाल पूछा कि इस दलील के लिए कि जी पूरा कोर्ट बनाया जाए, कोई जजमेंट दे दें, कोई फैसला ही दिखा दें, कोई पास्ट प्रेसिडेंट किसी और मुल्क का दिखा दें। कोई भी वकील जो पिटिशनर साइड से आए, एक भी फैसला, एक भी पास्ट प्रेसिडेंट, कोई दलील नहीं दे सके इस पॉइंट के ऊपर। सो मेरे हिसाब से जो हमारा सेटल्ड लॉ है आइन की, अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करना है, अच्छा अब ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज हो भी सकती है कि नहीं। 1973 से एक क्लॉज है हमारे आइन में, आप जरा सब पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल 239 सब क्लॉज 5। आर्टिकल 239 सब क्लॉज 5 कहता है कि यही डिवीजन है जुडिशरी और पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट जो चाहे वो तरमीम लेकर आ सकती है आइन में, और उसकी तरमीम लाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सेलिएंट फीचर्स नहीं है। आरिफ साहब, एक मेरे ज़हन में भी सवाल आ रहा है, मेरा ख्याल है आम आदमी की समझ के लिए भी अच्छा होगा, आरिफ साहब अगर आप उसका जवाब दे दें। एक तो ये बताइएगा कि ये कहाँ से आ जाता
है कि जी ये बुनियादी फंडामेंटल राइट्स की जो ना वो खिलाफ वर्जी और हकूक़ छीन लिए गए हैं, और दूसरा कहा जाता है कि जी 70 साल की जो नज़ीरें हैं, मिसालें हैं वो, और ये इसकी आइनी तशरीह जो है ना आइन की, वो तब्दील कर दी गई। आपको लगता है कि ऐसी चीज़ हुई है कहीं? जी बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, एक गलत इबाम फैलाया जा रहा है। सिर्फ एक बात 27वीं तरमीम में आई है कि वो पहले भी एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लागू थी कि जब सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत ने कोई, स्पेशली अब आईनी अदालत ने फैसला करना है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिल गई है, तो अगर कोई पुराने फैसले वो फैसला करने में एक आड़ पैदा करते हैं तो वो अपनी नई जूरिस्प्रूडेंस ले डाउन कर सकती है इन टाइम। अगर कोई पुराना गलत फैसला हुआ है, ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही कहा के ऊपर जरूरी नहीं है कि उसको फॉलो करें। मिल चुकी है। लेकिन एहतशाम साहब, एक सवाल पे मैं चाहूंगी, थोड़ा सा सख्त सवाल है, इस पे आप जरा कमेंट करके फिर हम ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। कंट्रोवर्शियल तो हुई ना, उस पर हम देख रहे हैं कि लेजिस्लेशन जो की गई, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो मामला हुए, उस पर एक बहस तो निकल गई, उस पर आधा तबका मानता है, कुछ कहते हैं जी अपने इंटरेस्ट के लिए ये मामला किए गए। सो ये सब चीज़ें देखते हुए ऑब्वियसली आपने लोअर कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनके मोराल को भी देखना है, इंस्टीट्यूशन ये जो जुडिशरी है उसकी रेपुटेशन के हवाले से भी मामला क्वेश्चन रेज होंगे, फिर पब्लिक कॉन्फिडेंस, ये चीज़ों को देखते हुए किस तरह से एड्रेस किया जाएगा इस सारे मामलात को, या फिर ये बोन ऑफ कंटेंशन ही रहेगा और इस पे हमेशा उंगलियां उठती रहेंगी और आगे चल के मामला खराब ही होंगे? बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखिए आमना, पार्शली में आपकी इस बात से, पार्शली में आपकी बात से आमना एग्री करता हूँ जिसमें आपने ये बात की है। देखिए सवाल तो तक सब जगह किया जा रहा है कि जी ये पॉलिटिकल लोगों ने अपने लिए सब कुछ किया है, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी PMLN के हवाले से बात की जाती है। लेकिन आमना PTI के ज़माने आपने देखा रात को, आज ही रात को आपने देखा 52 अमेंडमेंट्स की गई थी, अपनी मर्जी की गई थी। तो ये सब दौर में हर जगह से होता है। ये जब से आपने देखा कि पाकिस्तान इतनी कंट्रोवर्शियल वैसे हिस्ट्री में नहीं हुई कि सारे जजेस आप सबको एक तरफ कह दें कि ये लाइक माइंडेड जजेस हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है ना सर। लोग हारिस साहब एक जवाब दे दूं, हारिस साहब एक जवाब दे दूं, हारिस साहब एक सॉरी जवाब दे दूं। देखिए हमने इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये एक इल्ज़ाम तो आता है, आपको मुझे हुकूमतों को छोड़ दिया जाए तो ये ओनस बड़ी हद तक हमारी सुपीरियर जुडिशरी के जजेस का भी। आपने देखा है अरसे से हम देख रहे हैं डिवाइड है। पिछले दौर में भी 7 एक तरफ थे, 8 एक तरफ थे, फिर एक स्टेज आई 10 एक तरफ हो गए, 7 एक तरफ हो गए। तो ये सारी दुनिया इनको कहती रही, लोगों ने लिखा एडिटोरियल आया कि भी आप अपने घर को तो ठीक करें ना। तो वहाँ से मामला ख़राब हुए और अब तक चलते आ रहे हैं। तो एक तो ये उनके पार्ट भी है, ये सब कुछ हो रहा। दूसरा ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये पॉलिटिकल कंपल्शन है हुकूमतों की, ऐसा टाइम कर रहे होते हैं। लेकिन ये एंड ऑफ द डे जो हारिस साहब भी बात कह रहे हैं हम ना, देखें ना अब आपको अच्छा लगे ये कानूनी तरीका अडॉप्ट किया गया इस पे 2/3 के तहत। जी ठीक है जी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपने भी जो जिक्र किया, कितने वकला हैं जिन्होंने कहा है कि जी जिनकी प्रैक्टिस चलती है और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं कि हम आईनी अदालत को बॉयकॉट करते हैं। आज भी जिस तरह भी आपने जिक्र किया, सबके सब अदालतों में अपेयर होते हैं। बाहर जाके अगर कोई दूसरी पार्टी से है तो सिर्फ बाहर जाके ऑब्जेक्ट करता है। आम आदमी का जब उनके पास भी मुकदमा आता है, किसी आम कंपनी का आता है, तो इन्हीं अदालतों से वो रिलीफ लेते हैं और रोज पेश होते हैं। तो ये जो आईनी अदालत है ये आम आदमी के लिए फायदे की बात हुई है। आम आदमी पहले इन अदालतों के अंदर फंसा रहता था। जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर शुरू होता था तो उसका सिविल केस, क्रिमिनल केस, बेल का मैटर, लोग फांसी चढ़ जाते थे लोग, लेकिन उनका केस नहीं सुना जाता था। तो आम आदमी का फायदा हुआ है और ये तमाम प्रोफेशनल वकीलों को इस बात का पता है कि आम आदमी का फायदा हुआ है। इस वजह से जो वकला दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के भी हैं जो इस आईनी साहब देखे ना, दूसरा इसका पहलू तो ये भी है ना कि 70 ममालिक में आईनी अदालतें हैं और ये तीनों बड़ी पार्टियों ने एंडोर्स किया हुआ है, PTI ने, पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने, ये आईनी अदालत बननी चाहिए। बिल्कुल दुनिया के अंदर इस तरह के प्लान्स जब आए हैं तो उसमें आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि जो आईनी अदालत है जो इसका एक पेश किया जाता है कि भाई जी आवाम के लिए ये बनाई गई है और मामला जो है, जो बर्डन हम देखते हैं केसेस का, वो उसको ओवरकम किया जा सकेगा। थैंक यू सो मच बैरिस्टर हारिस अजमत साहब फॉर बीइंग विद अस। हम एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एक और स्टोरी, उस पर एहतशाम साहब का तजिया। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे नेशनल एयरलाइन की। फिर से बाकमाल लोगों के हवाले करके लाजवाब सर्विस बनाने का मिशन गवर्नमेंट का ख्वाब है। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में PIA के उमूर पर अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि PIA की निजकारी यानी प्राइवेटाइजेशन तेज़ और शफाफ तरीके से मुकम्मल की जाए।
ब्रीफिंग में बताया गया कि 75% शेयर्स की निजकारी होगी, जबकि PIA का नाम और थीम बरकरार रहेगी। 4 पार्टीज को प्री क्वालिफाई कर लिया गया है और जल्द बोली का अमल शुरू हो जाएगा। बिजनेस प्लान के तहत 2029 में PIA फ्लीट में काबिल परवाज तैयारों की तादाद 18 से बढ़ाकर 38 की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या प्राइवेटाइजेशन वाकई PIA को दोबारा लाजवाब सर्विस कर दे। और इसके साथ साथ अब ये जो मामलात हैं 75% जो शेयर सेल करने का गवर्नमेंट का इरादा है, और साथ ही साथ नाम चेंज नहीं होगा, थीम भी अनचेंज्ड रहेगी। सो प्राइवेटाइजेशन क्या आसान होगी या मुश्किल हो जाएगी, और 4 बिडर्स के बाद कब तक मुतवक्के है? एहतशाम साहब से खबर और तजिया लेते हैं। एहतशाम साहब, किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है और ये जो 75% शेयर वाला अब जो मामला आ चुका है, इसके बाद आप ऑप्टिमिस्टिक हैं या आप समझते हैं कि मामला जो हैं वो थोड़े और मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाई? अब ना लाइटर नोट पे अगर मैं कहूँ तो आपको याद होगा कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद जो है ना, ये नारा किसने दिया था? जैकुलिन कैनेडी ने दिया था। बरसों पुरानी बात है। वो ट्रैवल करके आई थी तो उन्होंने बड़ी इसकी जिसको कहते हैं तारीफ़ें की थी। फिर नाम ही ये हो गया ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। अल्लाह माफ़ करे, बाद में लोगों ने वर्स्ट पीपल टू फ्लाई विद भी कहना शुरू कर दिया। PIA का हाल ये किया गया था। देखें, पिछले साल ये मामला शुरू किया गया था। आपको अच्छी तरह याद है, लोगों को भी याद है आमना, कि इतने बुरे भोंडे तरीके से प्राइवेटाइजेशन की थी कि एक रियल एस्टेट मैग्नेट ने $10 बिलियन की, जो $36 मिलियन बनता है, 10 बिलियन रुपीज़ की जो है ना वो बोली दी थी, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि रेफरेंस प्राइस या फ्लोर प्राइस $85 बिलियन की थी, जो तकरीबन $305 मिलियन बनती है। अब सवाल ये है कि अब दोबारा से आपने देखा कि इस साल मार्च में अप्रैल में यह दोबारा प्रोसेस शुरू किया गया। जिस तरह आप बता रही हैं कि 4 बिडर्स को जो ना फाइनलाइज़ किया गया। तकड़े ग्रुप हैं कहा जा रहा है, जिनमें आपने देखा एयरलाइंस भी हैं, टर्किश एयरलाइन भी उसमें है। कहा जाता है कि जी इनके ज़रिए ये जब आएंगे तो एक मेरा ख्याल है एक वायबल एक प्रोजेक्ट लेके आएंगी। और ये कहा पहले तो आपने देखा कि हुकूमत कहती रही थी कि जी $500 मिलियन जो इन्वेस्ट करेगा, जो भी नया बाहर आएगा, वो तो बात नहीं बनी थी। इतना पैसा कोई लगाने के लिए तैयार नहीं। देखिए हमने इस वक्त सूरत हाल जो थोड़ी सी अच्छी है, बल्कि मैं कहूँगा कि कई लिहाज से अच्छी है। ये भी आप देख लें, PIA की प्राइवेटाइजेशन जो है ना वो एक ज़बरदस्त किस्म का, जिसको कहते हैं पीछे पड़े हुए हैं IMF वाले। उन्होंने डेडलाइन पिछले साल की भी दी थी, वो आपने देखा नहीं हो सकी। इस दफ़ा भी वही है। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग जो हुई है, कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी वो कह रहे हैं कि नहीं लिंक कर रहे हैं फिर $1.2 बिलियन की 2 ट्रांची जो है ना अपनी ये $7 बिलियन के प्रोग्राम में से। तो IMF कह रहा है कि भी आप कर्जे पे कर्जे लिए चले जा रहे हैं, 1000 अरब रुपये आपका ब्लीड कर रहा है, हेमरेजिंग हो रही है आपकी स्टेट कॉरपोरेशन की, तो आप इनको क्यों नहीं बेचते, इनसे जान क्यों नहीं छुड़ाते? लेकिन हम ना देखें, अब तक तो सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ ख़राब हुई है, एज़ वी स्पीक अभी भी मामला ठीक नहीं है। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज वैसी चलनी है, करप्ट प्रैक्टिसेस भी हैं, पॉलिटिकल बुनियादों पे लोग भर्ती किए जा रहे हैं, अभी भी है, कम हो गए हैं। लेकिन माजी में तो धड़ाधड़ पीपल्स पार्टी PTI, पीपल्स पार्टी और PTI ने भी किए थे, PMLN ने और MQM ने बंदे भर्ती किए थे। अब सूरत हाल जितनी ख़राबी की तरफ चलेगी, अब कहा जा रहा है कि इसकी अगर निजकारी स्टेज पे नहीं होती तो बाकी सारे जो तकरीबन 70 से 75 स्टेट कॉरपोरेशन रुकी हुई हैं, इसकी कामयाबी के बाद लोग इस तरफ आएंगे। तो लिहाजा ये भी एक टेस्ट केस है और चैलेंज भी है कि इसको कैसे मुकम्मल किया जाएगा। तो ये जो कम्पेटिटिवनेस की बात कर रहे हैं और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर रखने में क्या गवर्नमेंट आप समझते हैं कि कामयाब हो जाएगी? ये कितना ज़रूरी है वैसे भी गवर्नमेंट के लिए? देखिए हम ना इस वक्त मुझे लगता है कि हुकूमत की तरफ से तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक सेटअप्स और साथ साथ हम देख लें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देख लें, एविएशन को देख लें, डिपार्टमेंट को, इनकी तरफ से कहा जाता है कि जी कहीं ना कहीं होता है कि जिसको रोक दिया जाए, क्योंकि लोगों की नौकरियां लगी हुई हैं। अब उन्होंने तो तय करवा लिया है, ये अच्छी बात हुई है। पहले तो हुकूमत कहती थी कि इतने बंदे होने चाहिए, 10,000 से ज़्यादा बंदे हैं, वो कहते हैं जी हमारी मर्ज़ी जितने बंदे रखेंगे। तो सुना है कि इस पर एक हुकूमत जो है ना मान गई है। वो कहते हैं कि जी हम अगर 200 बंदों से चलाएँ, प्रॉफिट दें, आपको भी फ़ायदा हो और आपकी एक जिसको कहते हैं लाइन नीचे बैठी हुई है, इसको हम खड़ा कर दें। तो लोग यही बात कर रहे हैं कि ये वक्त आ गया कि इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और ये PIA की प्राइवेटाइजेशन नामना अगर नहीं होती तो इनके मसाइल बाकी अपना क्या कहते हैं स्टेट कॉरपोरेशन के भी होंगे। तो नतीजतन मुझे एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस नज़र आ रहा है। अब अगली बात देखिए ट्रांसपेरेंसी। अभी आपने देखा हर दौर में हुआ, इस पिछले अब PDM 1 और PDM 2 और PTI के ज़माने से लेके कोई भी हमने देखा स्टेट सेक्टर का एक भी यूनिट जो है ना प्राइवेटाइज नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि ये सारे के सारे पोलिटिसाइज हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। अपने लोगों को माजी में भी देखना, MCB मंशा को नवाज शरीफ साहब ने दे दिया, ठीक है। ज़िया-उल-हक ने काम शुरू किया था मादे के साथ, 5 PC होटल 25 करोड़ रुपए के दे दिए थे। 25 करोड़ रुपया
5 पीसी को दे दिए। पिंडी पीसी जो बना हुआ हमना उसकी जगह जो है ना वो कहा जाए, इस वक्त कहा जा रहा है कि 25 से 30 अरब रुपए की वो ज़मीन है, खाली ज़मीन। तो आपने देखा यहाँ तो बादशाह लोग हैं, इसको दे दो इसको दे दो, नतीजतन मामला ख़राब हुए। लेकिन अच्छी बात है कि इस दफ़ा लग रहा है कि शायद वो पुरानी बात नहीं होगी और मेरी इत्तला ये आमना के बहुत से हवालों से क्वालिफाई कर जाएगी टर्किश एयरलाइन। वैसे तो इत्तेहाद भी या कतर भी बीच में आ गई हैं, उनको लग रहा है कि फ्री हैंड होगा इसको चलाने में। और ये कि जो रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात है, कम से कम वो कहा जा रहा है कि जी इंटरफेरेंस होगी, इन्वॉल्वमेंट होगी गवर्नमेंट सेक्टर की। और फिर 70% अगर आप स्टेक देने के बाद आप ट्रांसफर मैनेजमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसके बाद आप तवक्को कर सकते हैं कि एयरलाइन ठीक हो सकती है। और एक बहुत बड़ी प्राइवेटाइजेशन होगी अगर ये हुकूमत इसमें कामयाब हो जाती है, और ट्रांसपेरेंट भी होप कि इसी तरह से जो बिडिंग प्रोसेस है उस तरह से हो। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आपने इस पर अपना तज्जिया पेश किया। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी विच इज़ अबाउट ममदानी ट्रंप मीटिंग। दुनिया की नज़रें आज ओवल ऑफिस पर जमी हुई हैं जहां एक दूसरे पर सख्त तनकीद करने वाले आज आमने सामने बैठने जा रहे हैं। जी हाँ, ये मुलाकात है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़हरान ममदानी के दरमियान। अब ट्रंप हकीकत को तस्लीम करके उनके साथ वर्कआउट करने का ऐलान कर चुके हैं। इससे पहले ट्रंप ने ममदानी को सोशलिस्ट का ताना देते हुए उन्हें शहर के लिए तबाहकुन करार दिया था, फंडिंग रोकने की धमकी दी थी। अब वाइट हाउस की तर्जुमान ने भी यहाँ तक कह दिया है कि एक कम्युनिस्ट सदर ट्रंप से मिलने जा रहा है। दूसरी तरफ इंतखाबी मुहिम में ट्रंप भी ममदानी की तनकीद का निशाना बने। मेयर के नुमाइंदगान के मुताबिक इस मुलाकात में पब्लिक सिक्योरिटी, मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और ख़रीदारों की क़ुव्वत ख़रीद जैसे बड़े एजेंडाज पर बात होगी, जिसके हक़ में न्यूयॉर्क के 10 लाख से ज़ायद वोटर्स ने 2 हफ्ते पहले फैसला सुना। कितनी सिग्निफिकेंट है ये मुलाकात और एजेंडा को देखते हुए क्या जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं वो जो मुतालबात हैं वो मनवाने में कामयाब हो जाएंगे, दरमियानी रास्ता क्या होगा, इसी पर बात करने के लिए उस्मान वड़ाइच साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये कहिएगा कि हम देखते रहे हैं कि पहले तो मामला इतने ख़राब थे, काफ़ी कंटेंशियस हिस्ट्री रही है दोनों शख्सियात के दरमियान, और यहाँ तक एक थ्रेटन कर दिया था सदर ट्रंप ने कि वो फेडरल फंडिंग नहीं देंगे अगर ममदानी उस तरह से बिहेव नहीं करते जैसे वो चाहते हैं। अब ये मुलाकात का होना, एक तो आप किस हद तक समझ रहे हैं कि इनके ताल्लुकात बेहतर होंगे आज की मीटिंग के बाद, दूसरा ये कि न्यूयॉर्क सिटी और नेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके लिए कितनी सिग्निफिकेंट है ये मीटिंग? डेफिनेटली जो है सियासी एतबार से ये इंतहाई अहमियत और गैर मामूली मुलाकात जो है होने जा रही है। और इस हवाले से अगर हम देखें तो अमेरिका के अंदर जो पोलराइजेशन है, जो नज़रियाती कशमकश है और जो खलीज जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ऐसे मौके के ऊपर पूरी दुनिया का आलमी मीडिया और वहाँ के जो सियासी खलके हैं वो इसको बड़ी अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि रूटीन के अंदर जो मेयर्स हैं वहाँ की स्टेट्स के या वहाँ के शहरों के, वो इस तरीके से जाके ओवल ऑफिस के अंदर प्रेसिडेंट से नहीं मिलते। वो उन सरकारी तकरीब का तो हिस्सा जरूर होते हैं, लेकिन ये पहली दफा हो रहा है कि ज़हरान ममदानी जो है उनकी रिक्वेस्ट पे ये मुलाकात होने के लिए जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट के अंदर दोबारा से उन्हें कम्युनिस्ट कहा है। याद रखें ये कम्युनिस्ट वर्ड जो है वो उन पे तंज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से तौहीन की उन्होंने उनकी जून के प्राइमरी के बाद से लेके उनको निकालने तक की धमकियां दी हैं, तो यहाँ के ऊपर हमें जो है वो इससे इतनी ज्यादा उम्मीद जो है इससे नहीं बांध देनी चाहिए। लेकिन दोनों जो फरीक हैं वो सियासी तौर पे बड़ा कद काट रखते हैं। अनलाइक डोनाल्ड ट्रंप जो है ये पिछले 6-8 महीनों के अंदर जिस तरीके से उन्होंने अपना करिश्मा क्रिएट किया ममदानी ने, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि अक्रॉस द ग्लोब, तो वो एक खुद एतमादी के साथ जो है वो ओवल ऑफिस में एंटर होंगे। उनके पास एक भरपूर जो है मैंडेट है न्यूयॉर्क का। और याद रखें ये वो न्यूयॉर्क है जहां डोनाल्ड ट्रंप पैदा हुए हैं और वहां परवान चढ़े हैं, और यही जो है शहर है ज़हरान ममदानी का। तो 2 न्यूयॉर्कर आज आमने सामने बैठेंगे और दोनों की जो फिक्री और जो सियासी तर्ज अमल है वो इसी न्यूयॉर्क शहर के अंदर ही जो है वो उसकी ग्रोथ हुई है। जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि ट्रंप साहब भी न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऑब्वियसली वो वहाँ के मसाइल से और उस तरीके से कनेक्ट भी करते होंगे, उनके दिल में वो सॉफ्ट कॉर्नर भी होगा। तो अभी जो मसाइल हैं वहाँ के, जो मेजर इश्यूज़ हैं, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी है, उसके अलावा पब्लिक सेफ्टी है, इकनॉमिक सिक्योरिटी है, आज आप समझते हैं कि जो न्यूयॉर्क सिटी के जो बासी हैं, शहरी हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएंगे सदर ट्रंप? किसी हद तक मामला जो हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे उनके लिए?
जी डेफिनेटली उनकी उम्मीद है, और वो ज़ोहरान ममदानी की इस मुलाकात के भी हामी हैं, उनके तरक्की पसंद वोटर, लेकिन उन्हें थोड़ा डर ये है कि ज़ोहरान ममदानी जो है वो बिल्कुल जो है ना उस तरह से ट्रैप में ना आ जाएं। ममदानी ने हंसते हुए कहा कि नहीं, ये ट्रैप नहीं है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप से बात कर पाऊंगा। और उन्होंने भी उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर वोट हासिल किए हैं, वही क्राइसिस की सूरत हाल, हाउसिंग की बात होगी, महंगाई की, जिस पर मैं वोट लेके आया हूँ। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कभी न्यूयॉर्क को भूले नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्कर्स ने हमेशा डोनाल्ड ट्रंप को बुला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के ऊपर मैनहट्टन के अंदर बड़े बड़े होटल बनाए, बड़े बड़े लॉजेस बनाए, लेकिन वहां पे हमेशा शिकस्त का सामना रहा। वहां की जो फिक्री अशराफी है वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कोई अच्छा जो है वो तासुब नहीं रखती। 2017 में जब ये पावर में आए तो भी ट्रंप टावर के बाहर प्रोटेस्ट किए गए, इनका नाम हटा दिया गया वहां से, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है वो अपने पोस्चर जो है इस तरीके से देता है जिसके अंदर ज़ोहरान ममदानी की गुंजाइश तो है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कभी भी नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं वो क्वींस का इलाका है, जहां के ऊपर नो दौलती बहुत ज्यादा थे, जिस तरह इनके फादर थे। लेकिन जो फिक्री एतबार से आप कह लें हब है वो है मैनहट्टन का एरिया, जहां पे इसके वालिद महमूद ममदानी और इनकी वालदा जो है वो रहती थी। तो मेरे ख्याल में फिक्री तर्ज अमल जो है बहुत मुख्तलिफ है। डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही हथियार है, वो है उनके पास फेडरल फंडिंग। न्यूयॉर्क का जो आप कह लें कि एक तरह से रेवेन्यू है उसका 40% जो है वो आता है फेडरल फंडिंग के थ्रू। अगर न्यूयॉर्कर $1 देता है तो उसको 1.06 वापस मिलता है न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट को है। तो मेरे ख्याल में ज़ोहरान ममदानी बड़े डेलिकेट मैनर के अंदर मामलात को लेकर चलेंगे। वो नहीं चाहते कि ये जो एहतजाजी सियासत का तासुर है ये बरकरार रहे, क्योंकि अभी वो जीत चुके हुए हैं और वो चाहते हैं कि रवायती जितने चैनल्स हैं उनको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। और डोनाल्ड ट्रंप इसको एक हथियार बना के इस्तेमाल करने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं इमिग्रेशन का क्रैकडाउन जारी रहे। और ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि मैं इजाफी जो वकील है वकला उनकी खिदमात लेके अदालत में चैलेंज करूंगा, मैं नहीं चाहता ये इमिग्रेशन के शहर के ऊपर आइस जो है इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है यहाँ के ऊपर आए। तो मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लेकिन इससे ज्यादा उम्मीद लगाई नहीं जा सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके पास अभी भी जो है ज़ोहरान ममदानी को टफ टाइम देने के लिए, एम्बैरेसिंग मोमेंट क्रिएट करने के लिए बड़ी गुंजाइश मौजूद है। ऑब्वियसली फर्स्ट मीटअप है तो वो गेज भी करेंगे कि क्या बॉडी लैंग्वेज है और किस हद तक चीजें मनवाई जा सकती हैं, राइट? बिल्कुल डेफिनेटली। और याद रखें डेमोक्रेट पार्टी जो है उसकी बड़ी उम्मीदें हैं ज़ोहरान ममदानी पे। एक ऐसी पार्टी जो गैर मकबूल हो चुकी है फ़लस्तीनी मामलात के हवाले से, और जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया जो बाइडन ने, और उस साथ में उनकी जो नायब सदर थी इलेक्शन जिस तरह बुरी तरीके से हारी, तो एक बड़ा जो आप कह लें कि शानदार कम बैक किया है ज़ोहरान ममदानी की सूरत में। तो ज़ोहरान ममदानी से डेमोक्रेट्स का फेस वैल्यू है, और जैसे मैंने पहले कहा वो उनका करिश्मा उसी तरह से है जो डोनाल्ड ट्रंप का। दोनों पॉपुलिस्ट लीडर हैं, दोनों अपनी फैन बेस को मैसेज दे रहे हैं कि हम अपने लोगों के लिए किसी सतह पे जाके एंगेज कर सकते हैं। ट्रंप को डिफाइन करता है उनका ये एरेटिक बिहेवियर, यू टर्न लेना, कभी कुछ कहना दोबारा उसे। ऑल आइज ऑन दिस मीटिंग, लेट्स सी कि आउटकम इसका क्या निकलता है। थैंक यू सो मच उस्मान वड़ाई साहब फॉर द वेरी इनसाइट एनालिसिस। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। शहर कायद के मसाइल में से एक मसला फ़ज़ाई सूरत हाल का है जो कि तशवीशनाक होती चली जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़तरनाक हदों को छूने लगा है। गुलशन इकबाल और PECHS में से तजावुज़ ये कर चुका है AQI 200 से, जबकि हॉक्स में अगर हम बात करें तो वहाँ 184 और सदर के अतराफ़ में 150 से ज़ायद दर्ज किया गया। कोरंगी और लकी स्टार का एयर क्वालिटी इंडेक्स 130 और मलीर में 115 रिपोर्ट हुआ, जो काबिल बर्दाश्त मगर सेहत के लिए नुकसानदेह है। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से हम देख रहे हैं कि शहर कायद कराची में बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं, और साथ ही साथ एयर पोल्यूशन की वजह से जो हम डस्ट एलर्जी के मामला देख रहे हैं, शहरियों की सेहत के जो मसाइल बढ़ रहे हैं, उनमें से एक मसला डेंगू केसेस में भी हम देख रहे हैं कि ख़तरनाक हद तक बढ़ रहे हैं। जिनाल की अगर हम बात करें तो एमरजेंसी में आने वाले 300 मरीज़ों में से 70 से 80 मरीज़ डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक सिर्फ 24 घंटों में 195 डेंगू केसेस सामने आए, जबकि सिंध में डेंगू से 37 अमवात हो चुकी हैं। अब ये जो तमाम मसाइल हैं इनको देखते हुए आम शहरी अपनी सेहत कैसे बचा सकता है, मशवरे भी लेंगे और साथ ही साथ रेमेडीज़ भी शेयर करेंगे। डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। ये कहिएगा कि अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हम जैसे हमने एक्सप्लेन भी किया, एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ चुकी है। सो एयर पोल्यूशन की वजह से पहले मुझे बताइएगा, डेंगू की तरफ हम बाद में आते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो हम देखते हैं कि ब्रेकआउट होती हैं और उसकी वजह से शहरी जो हैं वो सफ़र करते हैं?
जी, अस्सलाम वालेकुम, बताने का शुक्रिया। तो देखिए, एयर पॉल्यूशन की वजह से जो मेन जो मसाला होते हैं वो एक तो आपके जो सांस की बीमारियां हैं, जिसमें जिन लोगों को दमा है, एलर्जी है, जिनकी फेफड़े ऑलरेडी कमज़ोर हैं, उनको मसले मसाइल होते हैं, जिसमें खांसी, अगर दमे की ज़्यादा बीमारी है तो फिर ऑक्सीजन कम होना भी शामिल है। मगर हमको ये भी पता है कि जब एयर क्वालिटी ख़राब होती है और बहुत अरसे तक ख़राब होती है, तो आगे जाके ये दिल की बीमारियां और स्ट्रोक यानी कि फालिज का भी सबब हो सकती हैं। एंड ये हमको पता है ऐसी जगहों से जहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत अरसे से ख़राब रही है, उन लोगों के अंदर इन बीमारियों की शरह में इजाफा हो जाता है। राइट। और अभी जैसे आपने बात की कि सांस की बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा ट्रिगर करती हैं जब एयर क्वालिटी जो है वो गिरती है या एयर पोल्यूशन बढ़ जाती है, तो उसके लिए क्या परहेज़ करना चाहिए? और इसके लिए हम देखते भी हैं कि मुख्तलिफ वैक्सीन्स भी हैं जो ऐसा मौसम जब स्टार्ट होता है तो उसमें वैक्सीन्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है। देखिए, दोनों चीज़ों को हमको थोड़ा अलग अलग करने की ज़रूरत है। एक तो एयर क्वालिटी से जो है वो इन बीमारियों में तो इजाफा होता है, मगर वैक्सीन जो है वो इन्फेक्शंस के लिए होती है, जरासीम के लिए होती है, जिसका डायरेक्टली एयर क्वालिटी से इतना ताल्लुक नहीं है। मगर सर्दियों के ज़माने में बिल्कुल, जब आजकल वैसी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो जो नज़ला खांसी वाले जो वायरसेस हैं उनके इजाफा होता है। उसमें से एक ख़ास वायरस है जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, जो कोविड के वायरस की तरह बहुत शदीद इन्फेक्शन कर सकता है, इससे अमवात भी होते हैं, लोग दाखिल भी होते हैं। तो उसके ख़िलाफ़ जो वैक्सीन है वो हम डेफिनेटली कहते हैं कि अभी आप तकरीबन सितंबर अक्टूबर में लगवा लें, ताकि इससे आप महफूज रहें। ठीक। और डेंगू बुखार के हवाले से बताइएगा, इसके इलाज के हवाले से भी, और साथ ही साथ इसके जो हम सिम्टम्स देखते हैं इसको किस तरह से ट्रीट किया जाए, क्या ऐसी डाइट का इस्तेमाल रखा जाए जिससे हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो तशवीशनाक हद तक उनकी सिचुएशन बढ़ जाती है और हम देख रहे हैं अमवात भी वाक़ई हो रही हैं। सो इससे रिलेटेड ज़रा सजेशंस चाहिए होंगी। जी बिल्कुल। सो डेंगू का जो सीज़न है कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये शुरू होता है तकरीबन सितंबर में। इवन दो जुलाई से केसेस थोड़ा सा बढ़ना शुरू होते हैं और ये पूरी तरह अपना जोर जो है वो सितंबर अक्टूबर में पकड़ता है। नवंबर में फिर जैसे मौसम जब तब्दील होता है थोड़ा सा उसके केसेस कम होते हैं, फिर दिसंबर में दोबारा से केसेस कम हो जाते हैं इसके। इसका खाने पीने से तो इतना ताल्लुक नहीं है, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर किसी को भी इस मौसम में बुखार हो तो पहला हमारा जहन डेंगू की तरफ ही जाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डेंगू में ये है कि आपको अपने पानी का इस्तेमाल अच्छा रखना है, ताकि आपके अंदर पानी की कमी ना हो जाए। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको तेज़ बुखार हो रहा है जो कि 3 से 4 दिन ज़्यादा चल रहा है, तो उसके लिए आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से रुजू करें। लास्टली, जैसे अभी हम एयर पोल्यूशन के हवाले से बात कर रहे थे, क्या पिंक आई भी हम सुन रहे हैं कि ये भी इस वक्त कराची में बड़ा कॉमन है, इसका भी एयर पोल्यूशन से ताल्लुक़ है? देखिए, आंखें लाल होना यानी कि पिंक आई दो मुख्तलिफ वजूहत की वजह से हो सकता है। अगर हवा में आलूदगी ज़्यादा है तो उससे एलर्जी होती है, एलर्जी की वजह से आंखों के अंदर ख़ारिश, आंखें लाल होना, आंखों से पानी टपकना शुरू हो जाता है। ये जो है जब आप दवाइयाँ लेते हैं, कोई भी एलर्जी की दवाई लेते हैं, तो ये जल्दी से ठीक हो जाता है, यानी कि 2-3-4 घंटे में ये बेहतर हो जाता है। और जिन लोगों को ये होता है वो हर मौसम में ही होता रहता है। फिर एक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पिंक आई होता है, जिसके अंदर आंख बिल्कुल लाल हो जाती है, तकलीफ होता है, आंख से गंद निकलती है, खासतौर पर जब आप सुबह उठते हैं। और ये काफ़ी अर्से तक रहता है, ये 2-3 हफ्ते भी कभी कभार रह जाता है, और ये बहुत आराम से एक से दूसरे शख्स को फैलता है, क्योंकि ये हाथ पे चिपकता है, हाथ आपके यहाँ लगाएं तो उनको लग जाता है। तो ये पिंक आई अमूमन जो हम कहते हैं वो इस इन्फेक्शन को कहते हैं। अगेन, इसका आलूदगी से ताल्लुक तो नहीं है, मगर बिल्कुल इस मौसम में उसके केसेस बढ़ जाते हैं, और एक दफ़ा ये बढ़ते हैं तो ये पूरे आपके माशरे में फैल जाता है जब तक ज़्यादा लोग इन्फेक्ट ना हो जाए। राइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे, जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम में पहले भी बात कर चुके हैं, ईरान में तारीख़ का ख़तरनाक तरीन पानी का बहरान इस वक्त जारी है। ये बहरान नाज़रीन इतना ख़तरनाक है कि ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान को खाली करना पड़ सकता है। ईरानी सदर ने टीवी पर खिताब करते हुए अवाम को ख़बरदार कर दिया है कि अगर चंद दिनों में बारिश ना हुई तो नवंबर के आखिर या दिसंबर के आगाज़ में पानी की राशनिंग शुरू हो जाएगी, और अगर ये भी नाकाम हुई तो फिर तेहरान को खाली करना पड़ेगा। हुकाम के मुताबिक तेहरान के मरकज़ी ज़खायर में सिर्फ 2 हफ्तों का पानी बाकी है, जबकि इस साल ईरान में होने वाली बारिशों में 40% कमी वाक़ई हुई है।
कई सूबे 50 से 80% पानी की कमी का सामना कर रहे हैं, यानी खुश्क साली, ड्राउट अब मौत का खतरा बन चुकी है। ये सब कुदरती आफत नहीं, ये है क्लाइमेट चेंज की तबाहकुन दस्तक, माहौल की बेरहमी, इंसानी गलत फैसले और पानी के ज़खायर पर अदम तवज्जो आज ईरान को इस मोड़ पर ले आए हैं। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ ईरान ख़तरे में है? पाकिस्तान भी क्लाइमेट चेंज से मुतासरा टॉप 10 ममालिक में शामिल है। कभी सोचा है कि अगर हमारे डैम्स खाली हो गए तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हम क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।